हेलो गाइस, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस ऑफ एनिमेशन इन माया। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है वो एनिमेशन से रिलेटेड है। आज से हम एनिमेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये एनिमेशन हम माया के ऊपर लेकर जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस ऑफ एनिमेशन इन माया। लेकिन एनिमेशन के प्रोसेस को टेक्निकली स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एज अ प्री रेक्विजिट मेरे पहले वीडियो ट्यूटोरियल्स देख लें, जिनमें ये कोई 4 ट्यूटोरियल्स हैं। एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले उनको एक दफ़ा रिव्यू कर लें। अगर आपने उनको देखा हुआ है तो फिर उनको एक दफ़ा देख के अपने आप को रिफ्रेश कर लें, और अगर नहीं देखा हुआ है तो फौरन देख लें। और वो जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो है, नंबर 1 इज की फ्रेम्स एंड इंटरमीडिएट फ्रेम्स इन एनिमेशन, नंबर 2 इज प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, नंबर 3 इज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, एंड नंबर 4 इज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप्स एंड पिवट। ये चारों के चारों ट्यूटोरियल आपको देखना जरूरी है और आपके बहुत जल्द ये समझ में आ जाएगा कि मैं इस सीक्वेंस से क्यों चल रहा हूं। उसकी वजह यह है कि यहां पर जो हमारे पास इस वक्त जो प्री रेक्विजिट्स हैं उनमें इन चारों के कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि की फ्रेम्स क्या हैं और इंटरमीडिएट फ्रेम्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन का आइडिया होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको ट्यूटोरियल में बताया है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और ग्रुप्स एंड पिवट्स का पता होना चाहिए। इन चारों कॉन्सेप्ट्स के बगैर एनिमेशन नहीं हो सकती, और अगर कोई इसको करने की कोशिश करेगा वो सिर्फ कंफ्यूज होगा। अब मैं जल्द से जल्द इस टॉपिक के ऊपर आता हूं, और इस टॉपिक का चूंकि नाम है इंट्रोडक्शन टू द प्रोसेस ऑफ एनिमेशन इन माया, तो इस ट्यूटोरियल में हम कवर कर पाएंगे टेक्निकली बहुत सारी चीजों को देखने के बाद कि हम प्रेफरेंसेस में क्या सेटिंग करते हैं एनिमेशन करने से पहले, और उसके बाद ये कि मुख्तलिफ वर्जन्स के अंदर वो सेटिंग्स कहां पर मौजूद हैं। फिर हम कॉन्सेप्ट्स पर चले जाएंगे फ्रेम पर सेकंड के ऊपर, और उसके बाद हम एक छोटी सी एनिमेशन जो है वो क्रिएट करेंगे ताकि हम टाइम लाइन को देख सकें कि वो किस तरह से काम कर रही है। इस वक्त मैं जिस वर्जन पे हूं ये माया 2020 है, और मैंने इस वक्त माया 2017 भी लॉन्च किया हुआ है और 2015 भी लॉन्च किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अगर मैं माया 2020 में कोई सेटिंग चेंज करता हूं तो अगर आपके पास माया 2015 या 2017 या 18 या 19 कोई भी है तो उसमें वो सेटिंग्स आपको कहां मिलेंगी और कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले जो चीज हमें एनिमेशन को करने से पहले अपने जहन में रखनी है वो ये है कि हम किस तरह से अपने नेविगेशन सेटअप को लेकर चले। कि अगर आप ये माया 2020 में मौजूद हैं, राइट बॉटम के ऊपर आइए, यहां पर आपको ये टैब नजर आ रहा होगा विच इज प्रेफरेंसेस। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो मेरे पास ये प्रेफरेंसेस का डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाएगा, और इस डायलॉग बॉक्स को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ प्रेफरेंसेस हैं। यानी कि अगर मैं इस वक्त यहाँ पर इंटरफेस में चला जाऊं तो इंटरफेस के अंदर ही इतने सारे प्रेफरेंसेस मौजूद हैं। तो हर टॉपिक के अंदर प्रेफरेंसेस हैं। ये हम टाइम बाय टाइम इनको जितना कवर कर सकते हैं करेंगे, लेकिन इस वक्त टू द पॉइंट में अगर बात करूं तो हमारे पास 2 हेडिंग्स हैं, एक सेटिंग्स के बाद एनिमेशन और दूसरा हमारे पास टाइम स्लाइडर। तो मैं एनिमेशन में जाता हूं, और एनिमेशन में जाने के बाद ये याद रखिएगा कि यहां पर एक और हेडिंग है। मैं इन सब चीजों को स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैं इस वक्त इनमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, और उसकी खास वजह है ये सारी की सारी चीजें आप याद नहीं कर सकते। ये आपको वक्तन फवक्तन देखनी है और अपने हिसाब से इनको यूज करना है। लेकिन मोस्ट पॉपुलर सेटिंग्स जो हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी माया में हुई हुई होती हैं, इसी तरह से ब्लेंडर में भी हुई हुई होती हैं, और तकरीबन इनकी सेटिंग्स जो हैं वो इस तरह से ऑप्टिमाइज हुई हुई होती हैं कि आपकी एनिमेशन या आपकी मॉडलिंग या और बहुत सारी जो चीजें हैं जो कि आप मुख्तलिफ एरियाज में माया के जाएंगे तो उनमें सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज सेटिंग्स जो हैं वो इस वक्त प्रेफरेंसेस में हुई हुई होती हैं।
याद रखिएगा कि डिफॉल्ट इन टेंजेंट एंड डिफॉल्ट आउट टेंजेंट अंडर द हेडिंग ऑफ टेंजेंट फ्लैट होना चाहिए या ऑटो होना चाहिए। बस इस चीज को याद रखिएगा। और अगर आप देखें तो उसमें स्प्लाइन, लिनियर, क्लैम्प, प्लेट्यू भी मौजूद है, लेकिन अभी हमने इसको फ्लैट रखा हुआ है। और इसके अलावा इसके अंदर अभी हमने और कोई सेटिंग नहीं करनी अंदर एनिमेशन। अब अगर मैं टाइम स्लाइडर के ऊपर चला जाता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि फ्रेम रेट जो है वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड है। मैं ज्यादातर एनिमेशन 24 फ्रेम्स पे कर रहा होता हूं, क्योंकि अब HD का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, यानी कि यूट्यूब एंड फेसबुक एंड एवरीथिंग। ज्यादातर हमारी वीडियोस जो हैं वहीं पर शेयर हो रही होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी हो रही होती हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि जो टीवी चैनल्स हैं उनका भी सारा सिस्टम जो है वो चेंज हो चुका है। तो अब हम 24 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर एनिमेशन करते हैं। लेकिन अगर मैं इस डाउन एरो को क्लिक कर दूं तो मेरे पास ये पूरी रेंज मौजूद है 2 फ्रेम पर सेकंड से लेके 48,000 फ्रेम्स पर सेकंड पर तक, यानी कि हम हाई स्पीड एंड लो स्पीड के ऊपर जा सकते हैं। इस वक्त 24 फ्रेम्स पर सेकंड लिया हुआ है। जब हम पाल में काम किया करते थे तो 25 फ्रेम्स पर सेकंड भी था। ये फ्रेम्स पर सेकंड क्या होते हैं इनके ऊपर मैं आगे बाद में बात करूंगा। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ सेटिंग्स कर रहा हूं। दूसरी चीज जो मुझे और देखनी है, मैं टाइम स्लाइडर में वापस आता हूं तो आप ये देखिएगा कि प्लेबैक स्टार्ट एंड है। बेसिकली अगर देखा जाए तो माया जो है, ये जो आपको कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, ये जो फील्ड्स आपको 4 फील्ड्स नजर आ रही हैं, ये दोनों आउट फील्ड्स हैं जहां पर 1 और 200 लिखा हुआ है, और ये इन फील्ड्स हैं 1 एंड 120। तो अगर आप देखें तो यही नंबर्स यहां पर लिखे हुए हैं, यानी कि 1 एंड 120। यानी कि इस वक्त जो जब अगर माया में एनिमेशन को प्ले किया जाए, ये रहा प्ले बटन, अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो ये 1 से लेके 120 तक प्ले होगा और उसके बाद ये रिपीट होने लग जाएगा, या ये यहां पर आकर इसका कर्सर टाइम लाइन के ऊपर रुक जाएगा और ये रहा वो कर्सर। इसी तरह से इसके नीचे लिखा हुआ कि एनिमेशन ओवरऑल स्टार्ट एंड, असल में इसका नाम होना चाहिए था एनिमेशन ओवरऑल स्टार्ट एंड, विच इज 1 एंड 200। यहां पर ये देखिए रेंज बार है जो कि 1 से लेके 120 तक है। लेकिन अगर आप आउट नंबर देखें आउट फील्ड के अंदर तो वो 200 लिखा हुआ है, ये है वो नंबर। यानी कि मैं इस एनिमेशन को, इस टाइम स्लाइडर को जो कि 1 से लेके इस वक्त 120 तक हुआ है, बढ़ाकर यहां से अगर मैं चाहूं तो इसको बढ़ा सकता हूं। और ये मैक्सिमम कहां तक चला जाएगा 200 तक, क्योंकि ये लिमिट जो है ये 200 है, विच इज आउट लिमिट। इसके अंदर मैं इस वक्त काम कर सकता हूं, मैं अपनी लिमिट को कम ज्यादा कर सकता हूं। यानी कि अगर मैंने इस रेंज बार को यहां 45 पे रख दिया तो ये इसकी इंटरैक्टिव रेंज बार है। ये इतनी जबरदस्त चीज है कि ना ये आपको मैक्स में मिलेगी और ना ही ये आपको ब्लेंडर में मिलेगी। ये बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एनिमेशन करना चाह रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि मैं फ्रेम 1 से एनिमेशन ना करूं बल्कि मैं फ्रेम 5 से एनिमेशन शुरू करूं, तो मैं यहीं से इसको 5 कर दूंगा और देखिए मेरा जो पहला फ्रेम है वो अब 5 पर आ गया। उसने टाइम स्लाइडर को, टाइम को जो है वो पुश कर दिया लेफ्ट साइड के ऊपर, और मैं फ्रेम 45 तक करना चाह रहा हूं तो ये देखिए कि जो अब इसका लास्ट फ्रेम है वो 45 के ऊपर चला गया है। तो 5 से लेके 45 मेरी रेंज बन गई। ये इसका फायदा हुआ है। मैं यहां से रेंज कभी कभी भी चेंज कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास जो मैक्सिमम रेंज है वो क्या है 1 से लेके 200 तक। यानी कि मैं यहां पर मैक्सिमम 1 पर जा सकता हूं और इस एंड पर मैक्सिमम मैं 200 के ऊपर जा सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं जा सकता। अगर मुझे इससे ज्यादा जाना है तो मैं यहां पर आकर नंबर को चेंज कर दूंगा। फॉर एग्जांपल यहां मैं 500 लिख देता हूं। देखिए रेंज बार छोटी हो गई क्योंकि टाइम स्लाइडर अभी भी 1 से लेके 200 तक है, और टाइम स्लाइडर वो फ्रेम्स, नंबर ऑफ फ्रेम्स दिखाएगा जो कि रेंज बार में होंगे। तो अब आप देखिए अगर मैंने इसको 500 कर दिया तो अब मेरे पास इतनी स्पेस मौजूद है रेंज में जिसको मैं किसी वक्त भी चेंज कर सकता हूं, और अब मेरे पास लिमिट जो है वो 200 से बढ़कर 500 तक हो गई है। अब आप टाइम स्लाइडर को देखिए वो फ्रेम 1 से लेके फ्रेम 500 तक जा रहा है। अब मैं, इसका फायदा यह है कि मैं अगर सेगमेंट्स में एनिमेशन कर रहा होता हूं तो मैं इस रेंज बार को यहां रख सकता हूं। बीच में अगर मैं क्लिक कर दूं तो मैं रेंज बार को स्लाइड कर सकता हूं।
इसके ऊपर हम मजीद तफसीलन बात करेंगे, लेकिन मैंने यहां पर आपको सिर्फ ये दिखाया कि ये प्लेबैक स्टार्ट एंड और एनिमेशन स्टार्ट एंड यहां पर मौजूद है, हमें यह रखना है। और प्लेबैक स्पीड मैंने 24 फ्रेम्स पर सेकंड रखी हुई है। एक और स्पीड भी मौजूद है और वो है प्ले एवरी फ्रेम। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो जो भी एनिमेशन मैं बनाऊंगा माया के लिए ये जरूरी हो जाएगा कि वो हर फ्रेम को प्ले करे, फिर वो टाइम नहीं देखेगा। वो फ्रेम नंबर 1 के बाद फ्रेम नंबर 2 पे ऑब्जेक्ट को ले जाएगा, फ्रेम नंबर 3 पे ले जाएगा, 4 पे ले जाएगा, 5 पे ले जाएगा, 6 पे ले जाएगा एंड सो ऑन। और वो एक एक फ्रेम आपको एनिमेट करके दिखाएगा। ये वाली सेटिंग, इसके ऊपर भी हम आएंगे। मैं इस वक्त इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि इस वाली सेटिंग से अभी हम इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि हमें रियल टाइम एनिमेशन देखनी है। अगर मैं यहां पर आकर 24 फ्रेम्स पर सेकंड कर दूंगा तो ये सिर्फ 24 फ्रेम्स आपको यहां पर दिखा नहीं रहा, बल्कि ये रियल टाइम चलाएगा ऑब्जेक्ट को। यानी कि जितनी स्पीड आपको चाहिए, यानी कि आपको ये चाहिए कि एक सेकंड में 24 फ्रेम्स प्ले हो, तो ये एक ही सेकंड में 24 फ्रेम्स प्ले करेगा, चाहे कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज या आपका सीन कितना ही हैवी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको 24 फ्रेम्स के ऊपर करके दिखाएगा। हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा हैवी सीन है, हैवी फाइल है, तो उसके अंदर झटके आने लगे, उसका भी एक तरीका है और वो ये कि फिर हम उसके लिए प्ले ब्लास्ट बनाते हैं रियल टाइम में देखने के लिए। अदरवाइज छोटी मोटी ऑब्जेक्ट्स के एनिमेशन जो है वो तो आपको रियल टाइम आपका सॉफ्टवेयर दिखा देगा। हार्डवेयर इतने पावरफुल हो चुके हैं। ये मेरी सेटिंग्स हैं, इन सेटिंग्स को याद रखिएगा। एनिमेशन के अंदर मैंने इसको फ्लैट किया हुआ है टेंजेंट्स को, और टाइम स्लाइडर में मैंने इसको 24 फ्रेम्स पर सेकंड रखा हुआ है। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। ये मेरे पास सेव हो गया। अब अगर आप इसी सेटिंग को, फॉर एग्जांपल आपके पास 2020 मौजूद नहीं है, आपके पास 2017 मौजूद है या 2016 है या 2018 है, अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो यहां पर भी बिल्कुल इसी तरह की नेविगेशन है। और वो ये है कि आप यहां पर आएंगे, ये रही प्रेफरेंसेस, इसमें आप जाएंगे और सेटिंग्स में एनिमेशन में चले जाएंगे। और यहां पर आकर अगर आप देखेंगे तो डिफॉल्ट इन टेंजेंट, डिफॉल्ट आउट टेंजेंट, फ्लैट फ्लैट लिखा हुआ। ये टेंजेंट्स क्या होते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके लिए ग्राफ एडिटर पर हमें जाना होगा, अभी मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। बस आपने सेटिंग को फ्लैट फ्लैट दोनों को रखना है। और उसके बाद आपने यहां पर भी टाइम स्लाइडर पर जाना है और देखिए वही प्लेबैक स्टार्ट एंड 120 आ गया, एनिमेशन स्टार्ट एंड 1200 आ गया, और यहां पर प्लेबैक स्पीड 24 फ्रेम्स पर सेकंड है। प्ले एवरी फ्रेम यहां पर भी मौजूद है। इसके अलावा मैं अगर माया 2015 में चला जाऊं तो यहां पर भी आप राइट बॉटम पर आएंगे और ये रहे वो प्रेफरेंसेस, और इसमें अगर आप जाएंगे तो यहां पर भी सेटिंग्स में एनिमेशन है। और इस एनिमेशन थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ये रहे टेंजेंट, और देखिए यहां पर भी ये फ्लैट और फ्लैट है। अगर आप जैसे ही माया को लॉन्च करेंगे वहां पर हो सकता है ऑटो लिखा हुआ हो। ऑटो का मतलब वो फ्लैट ही लेता है, लेकिन आप इसको फ्लैट कर दीजिएगा। ये किसी भी माया 2015, 2017, 2020 एंड सो ऑन, किसी भी माया के सॉफ्टवेयर में आपको इसी तरह से मिलेगा, सबको फ्लैट होना चाहिए। उसके बाद मैं टाइम स्लाइडर के ऊपर चला जाऊंगा तो आप यहां पर देखिए प्लेबैक स्टार्ट एंड जो है वो मेरे पास 1 to 120 है, 1 एंड एनिमेशन ओवरऑल एनिमेशन स्टार्ट एंड 1 to 200 है। और नीचे देखिए प्लेबैक स्पीड रियल टाइम 24 फ्रेम्स पर सेकंड है और प्ले एवरी फ्रेम भी यहां मौजूद है। तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए किया था। मैं वापस 2020 के ऊपर आ रहा हूं और मैं आप लोगों को ये प्रूफ भी करना चाह रहा था कि माया इतने आराम से अपने यूजर इंटरफेस को चेंज नहीं करता। उसको अपने यूजर्स का बहुत ज्यादा ख्याल है, वो नहीं चाहता उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो। वो अपनी अमेंडमेंट्स या अपनी चेंजेस या जो भी अपेंड करता है वो इस लिहाज से करता है कि वो बिल्कुल एक अलग चीज बने, लेकिन वो एग्जिस्टिंग यूजर इंटरफेस को इतने आसानी से चेंज करता नहीं है, काफी टाइम लेता है। मैं वापस आकर यहां पर एक्सट्रीम रेंज जो है उसको 200 ही कर देता हूं, और यहां पर आकर मैं इसको 1 के बजाय 0 कर देता हूं। ये मेरी आदत है, मैं 0 से शुरू करता हूं एनिमेशन। उसकी वजह यह है कि जब बिल्कुल स्टार्ट हो रही होती है एनिमेशन और मैं की फ्रेम को 0 के ऊपर रखता हूं, क्योंकि मैं आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह में जब काम करने के लिए जाता हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अलाइनिंग में और सिंकिंग में। ये एक प्रोफेशनल टिप है, मैं इसको 0 पर रखता हूं। लेकिन माया जब लॉन्च होता है
तो बाय डिफॉल्ट यहां पर स्टार्ट फ्रेम 1 होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, मजे की बात ये कि आप नेगेटिव में भी जा सकते हैं, बट आई नेवर प्रेफर कि आप नेगेटिव में जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर इस वक्त -50 लिख दूं, तो ये देखिए रेंज -50 से शुरू हो गई, यानी कि नेगेटिव टाइम आ गया, विच इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, बट समटाइम्स इट डज मेक सेंस। और वो इस तरह से कि हमारी ऑडियो फाइल्स आती हैं यहां पर, वो यहां पर सिंक हो जाती हैं, और हम उन ऑडियो फाइल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। खास तौर पर जब हम कैरेक्टर एनिमेशन कर रहे होते हैं, तो कभी कभार हमें ऑडियो फाइल को डिस्प्लेस करना होता है यहां पर पीछे की तरफ, उसका भी तरीका है। और फिर हम अपनी एनिमेशन को जीरो से ही स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, इस ऑडियो फाइल में जहां से आपने एनिमेशन करनी है वो फर्ज कीजिए कि 30 फ्रेम्स आ गए, तो इसका मतलब ये है कि मैं एनिमेशन अब यहां से स्टार्ट करूं। तो मैं ये नहीं करता, मैं उस ऑडियो को डिस्प्लेस करता हूं टाइम स्लाइडर के ऊपर और मैं उसको पीछे ले जाता हूं। तो जाहिर है उसका जो जो स्टार्ट का जो पार्ट है वो नेगेटिव में चला जाता है, बट आई डोंट केयर, क्योंकि फिर मैं यहां पर 0 प्रेस कर देता हूं और मेरी वो एनिमेशन यहां से स्टार्ट हो जाती है। ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, लेकिन 1 बाय 1 हम इसको लेकर चल रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट है फ्रेम्स पर सेकंड का। याद रखिएगा, हम 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर ज्यादा काम करेंगे, लेकिन एक और सिस्टम भी है विच इज पाल सिस्टम, 25 फ्रेम्स पर सेकंड, और एक और सिस्टम भी है विच इज एनटीएससी, विच इज 30 फ्रेम्स पर सेकंड, विच इज एक्चुअली 29.997 फ्रेम्स पर सेकंड, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। सो उन्होंने किया ये कि उस 29.997 को इक्विवेलेंट कर दिया 30 फ्रेम्स के। जब हम कह रहे होते हैं फ्रेम्स पर सेकंड, तो क्या मतलब होता है, यानी कि एक सेकंड में कितने फ्रेम्स प्ले होंगे सीक्वेंस में। यानी अगर आप यहां पर देखें इस टाइम स्लाइडर पे, ये आपकी टाइम लाइन है पूरी की पूरी, और इसमें जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं ये नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं। यानी कि मैं ये 0 से 1 2 3 4 और 5 फ्रेम्स के ऊपर आ गया हूं। अगर मैं यहां पर आ जाऊं, जो आपको यहां पर कंट्रोल्स नजर आ रहे हैं, तो यहां पर ये फ्रेम बाय फ्रेम का कंट्रोल है, विच इज फॉरवर्ड फ्रेम बाय फ्रेम कंट्रोल। अगर देखिए मैं इसको क्लिक करना शुरू करूंगा तो ये फ्रेम बाय फ्रेम लेकर चल रहा है, और ये प्लेबैक है लेकिन रिवर्स। और अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं, और ये एक्सट्रीम्स है, यानी कि ये बिल्कुल होम के ऊपर चला गया, 0 के ऊपर, इस रेंज में ये 0 के ऊपर चला गया, और इसकी जो एक्सट्रीम रेंज है ऑन द राइट साइड विच इज 200, अगर मैं इसको क्लिक कर दूं फॉरवर्ड को, तो मैं बिल्कुल 200 के ऊपर आ गया। दिस इज फ्रेम बाय फ्रेम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फ्रेम बाय फ्रेम इन रिवर्स डायरेक्शन। और ये जो आपको कंट्रोल्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली जब आप की फ्रेम दे देंगे उनके ऊपर स्नैप करने के लिए है। तो ये अभी तो मैंने एनिमेशन स्टार्ट नहीं की है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अभी। एंड दिस इज नॉर्मल प्ले बैक बटन विच इज दिस। ये देखिए, अब ये जो इस वक्त आपका कर्सर चल रहा है, ये एक सेकंड में 24 फ्रेम्स कवर कर रहा है, बस ये याद रखिएगा। और इसको हर हाल में रियल टाइम चलना है। मैंने यहां पर एक काम किया हुआ है, जब आप माया को लॉन्च करेंगे, मैं वापस प्रेफरेंसेस में आ जाता हूं, तो यहां पर मैंने एक काम यह किया हुआ है कि प्लेबैक स्पीड के नीचे यहां पर देखिएगा अपडेट व्यू एक्टिव ऑल, और नीचे लूपिंग लिखा हुआ है, मैंने इसको वंस किया हुआ है। असल में ये होता कंटिन्यूस है जब आप लॉन्च करते हैं माया को। तो अब मैं इसको सेव कर देता हूं, तो देखिए क्या होगा कि जब मैं इसको चलाऊंगा, ये स्टार्ट से चलेगा, कितने फ्रेम्स जाएगा, 0 से लेके 200, और ये यहां से कंटिन्यू हो जाएगा, और ये रुकेगा नहीं, मतलब जब तक कि आप इसको स्टॉप नहीं कर देंगे। तो मैंने किया ये है कि मैंने यहां पर आकर, क्योंकि यहां पर प्रेफरेंसेस में ये कंटिन्यूस लिखा हुआ था, मैंने इसको वंस कर दिया है। ये मैंने सेटिंग की हुई है। माया लॉन्च होते वक्त आपको ये सेटिंग नहीं देगा, आपको इसको वंस करना पड़ेगा, ताकि जब ये यहां पर आ जाए एट द एंड तो ये अपने आप रुक जाए। कभी कभार आपको ये मेरा स्टाइल है कि मैं एनिमेशन को रोक देता हूं, और मुझे अगर वापस उसको देखना होता है, मैं बैक होम कर देता हूं, ताकि वो फिर स्टार्ट से मुझे दिखा दे। ये याद रखिएगा कि जब हम 24 फ्रेम्स कहते हैं, तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में 24 फ्रेम्स, पाल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेकंड में 25 फ्रेम्स, एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेकंड में 30 फ्रेम्स। लेकिन अब इस दौर में
ज्यादातर एनिमेशंस जो है वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर होती हैं। याद रखिएगा 24 फ्रेम्स पर सेकंड इज फिल्म फॉर्मेट एंड सोशल मीडिया पॉपुलर फॉर्मेट, ये याद रखिएगा। यानी कि जो फीचर फिल्म्स आप देखते हैं इनका जो फ्रेम्स पर सेकंड है वो 24 है। सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादातर जो फ्रेम्स पर सेकंड है वो 24 फ्रेम्स हैं। इवन अगर आप 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर नहीं देते तो उनके जो कन्वर्टर्स हैं यूट्यूब के और फेसबुक के और वेमियो के और दूसरे और जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनको ज्यादातर 24 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर चेंज करने की कोशिश करते हैं या कर देते हैं। तो बेसिकली हम 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर काम करेंगे क्योंकि मेरा ताल्लुक फिल्म से भी है और मेरा ताल्लुक चैनल से भी है, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूं। आप 25 फ्रेम्स पर भी कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि आप एनिमेशन करने से पहले ये पूछेंगे अपनी टीम से कि हम ये कितने फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि फिर वही स्पीड आपने रखनी होगी। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहते हैं नहीं 25 फ्रेम्स पर सेकंड है, तो आप यहां पर प्रेफरेंसेस में आएंगे, अपनी एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले इन 2020 टाइम स्लाइडर में जाएंगे और यहां पर आकर आप देखेंगे कि यहां पर 24 फ्रेम्स पर सेकंड लिखा हुआ है। इसको आप यहां से आकर चेंज करेंगे। जैसे ही देखिए मैंने 25 फ्रेम्स पर सेकंड किया, देखिए टाइम स्लाइडर चेंज हो गया। थोड़ा सा आपको इसके अंदर डिफरेंस लगा होगा। आप इस वक्त टाइम लाइन को देखते रहिएगा और मैं अब इसको 24 फ्रेम्स पर सेकंड करता हूं, ये देखिए, और 25 फ्रेम्स पर सेकंड करता हूं, ये चेंज आ रहा है। तो वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है उसके हिसाब से। तो आपको उस फ्रेम पर सेकंड सिस्टम के ऊपर रखना पड़ेगा, या आप अपनी जब टीम के साथ काम कर रहे होंगे या अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे, आप ये देखेंगे कौन से फॉर्मेट पे जाना है। अगर सोशल मीडिया पे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जाता ही जाता है, तो फिर 24 फ्रेम्स पर सेकंड ही रखिए और उसके हिसाब से अपने सेकंड्स को डिवाइड कीजिए। यानी कि अगर आपने 24 फ्रेम्स पर सेकंड की एनिमेशन कर दी है तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड की एनिमेशन आप कर चुके हैं। 48 फ्रेम्स का मतलब हुआ 2 सेकंड की, एंड सो ऑन। तो मैंने इसको सेव कर दिया 24 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर और अब मैं तैयार हूं एनिमेशन के लिए, अगर मैं इसके ऊपर करना चाहता हूं। अब ये मेरा टाइम स्लाइडर है। अब याद रखिएगा एनिमेशन की डेफिनेशन क्या है। मैंने आप लोगों को एनिमेशन की डेफिनेशन दी है पहले, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूं। वो मेरी अपनी डेफिनेशन है और वो ये है कि एनी चेंज इन एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एनिमेशन। आई रिपीट इट अगेन, एनी चेंज इन एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एनिमेशन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर आप चेंज कर रहे हैं तो उसको टाइम तो लगेगा चेंज होने में, तो इसका मतलब एनिमेशन हो गई। अगर टाइम का फैक्टर मौजूद नहीं है, एनिमेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एनिमेशन को हर हाल में टाइम चाहिए, यानी कि एक टाइम उसको चाहिए कि उसकी एक इनिशियल पोजीशन हो, फिर उसको एक दूसरा टाइम चाहिए जिसमें कि उसकी फाइनल पोजीशन हो। इसी चीज के कॉम्बिनेशन को एनिमेशन कहते हैं। तो कोई भी चेंज हो, चाहे उसकी मूव, उसके रोटेट, उसके स्केल, उसके शेप, उसकी डिस्टॉर्शन, उसकी डिफॉर्मेशन या उसकी एक्सप्रेशन, किसी भी तरह की कोई चेंज आए, वो म्यूटिलेट हो रहा हो, वो खत्म हो रहा हो, या वो जेनरेट हो रहा हो, वो बन रहा हो, वो एग्जिस्ट कर रहा हो, या वो एक्सपायर हो रहा हो, हर चीज के लिए टाइम चाहिए और इस चीज को एनिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पास खड़े हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने कंप्यूटर के पास खड़े हो जाइए और अपने मॉनिटर के पास खड़े हो जाइए, टाइम गुजरता जाएगा लेकिन उस मॉनिटर में कोई चेंज नहीं आएगी। वो मॉनिटर वहीं पर रखा हुआ है, उस मॉनिटर के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही, ना उसका कोई एंगल चेंज हो रहा है, ना वो ब्रीदिंग कर रहा है, ना वो खुद वाइब्रेट कर रहा है, ना वो कुछ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम तो पास हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट में कोई चूंकि चेंज नहीं आ रही, इसका मतलब एनिमेशन नहीं हो रही। इसी तरह से आप इसका उल्टा ले लीजिए, ऑब्जेक्ट चेंज होना चाह रहा है लेकिन टाइम नहीं है, यानी कि टाइम जीरो है, तो इसका मतलब यह है कि एनिमेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनिमेशन होने के लिए टाइम चाहिए, किसी भी तरह की एनिमेशन। फॉर एग्जाम्पल आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को देख लें। आप जब मुस्कुराते हैं तो उस मुस्कुराने में भी आपको 10 से 12 फ्रेम चाहिए होते हैं, तो वो टाइम है। अगर मैं ये कहूंगी नहीं भाई मेरे पास बिल्कुल एक फ्रेम भी नहीं है आपको देने के लिए, तो आप मुस्कुरा ही नहीं सकते, तो वो एनिमेशन हो ही नहीं सकती मुस्कुराने की। उसकी वजह यह है कि आप टाइम नहीं दे रहे। तो टाइम एंड चेंज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और दोनों लाजिम और मलजूम है एनिमेशन के लिए। सो एनी चेंज इन एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एनिमेशन, सिंपल, दैट्स इट। इससे ज्यादा इसके अंदर और कुछ नहीं है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत बड़ा टॉपिक है।
अब आप देखिए, मैं ये ऑब्जेक्ट लेता हूं, मैं सिंपल एनिमेशन आप लोगों को करके दिखा रहा हूं, और वो ये रहा क्यूब, और मैं इसको स्केल कर देता हूं और इसको मैं डिस्प्लेस करके यहां पर रख देता हूं। अब देखिए, मैं पहली एनिमेशन आप लोगों के सामने कर रहा हूं विच इज वेरी सिंपल। ये इंट्रोडक्शन टू एनिमेशन था, इसमें जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं ये मैंडेटरी हैं, इनके बगैर एनिमेशन का तस्वुर मत कीजिएगा। ये टेक्निकली माया का प्रोसेस है, इसी तरह का बिल्कुल ब्लेंडर का प्रोसेस है। अगर ब्लेंडर के यूजर्स इसको देख रहे हैं प्लीज देखें, और इसी तरह से 3D स्टूडियो मैक्स का प्रोसेस है, और जितने भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्ट इमेज और दूसरे और सॉफ्टवेयर, सबका यही प्रोसेस है, उसके अंदर आपको ये चेंजेस रखनी होती हैं। अब आपको ये बात मालूम है। अब आप देखिए, मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया और इसका उसूल किया है, हम किस तरह से एनिमेशन करते हैं। मेरा टारगेट क्या है, मैं इस क्यूब को यहां से यहां डिस्प्लेस कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मेरी एनिमेशन हो गई। करूंगा कैसे, माया को क्या जरूरत है, या 3D सॉफ्टवेयर को, आप छोड़ दें माया को, 3D सॉफ्टवेयर को अब आपसे क्या रिक्वायरमेंट है। उसने कहा पहले तो पोजीशन बताओ, हमने बता दी क्या थी, हम यहां थे, हम यहां से यहां आ गए। हमने कहा भाई यहां से होगी एनिमेशन, और कहां तक होगी, यहां तक होगी, ये तो मेरे जहन में है। उसने कहा अच्छा, सॉफ्टवेयर ने कहा अच्छा ठीक है, ये तो पोजीशन पता चल गई मुझे, अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं इस पोजीशन को रिकॉर्ड कर लूं, ताकि मुझे तो याद रहे। ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, वरना सॉफ्टवेयर को याद नहीं रहेगी। आप कहेंगे हाँ रिकॉर्ड कर लो, जैसे ही वो रिकॉर्ड करेगा तो वो कहेगा ये है की फ्रेम। अब इसके लिए आपको मेरा की फ्रेम्स एंड इंटरमीडिएट फ्रेम्स इन एनिमेशन वाला वीडियो ट्यूटोरियल देखना है, मैं उसको रिपीट करने नहीं जा रहा। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है कि वो पोजीशन जहां पर आपने इस ऑब्जेक्ट को रखा है वो उसने रिकॉर्ड करनी है, ताकि जब आप प्ले करें तो वो उस पोजीशन के ऊपर लेकर जाए, और उस पोजीशन पर भी लेकर जाए जहां तक आपने एनिमेशन को करना था। तो उसने कहा भाई रिकॉर्ड करना है, अब रिकॉर्ड करो उसको। वो कैसे होगा, अब आप देखिए, टॉप लेफ्ट के ऊपर जाइए, मॉडलिंग लिखा हुआ है, यहां पर एनिमेशन लिखा हुआ है। अब मैं एनिमेशन मॉड्यूल के अंदर चला जाता हूं, और यहां पर आपको मेन्यू मिलेगा की, और यहां पर आपको पहली कमांड क्या मिल रही, सबसे पहली कमांड इस मेन्यू में वो है सेट की, और इसकी हॉट की क्या है, एस। बस ये याद रखिएगा, मैं इसके ऑप्शन बॉक्स में अभी नहीं जा रहा, मजीद कॉम्प्लिकेशन में मैं अभी आप लोगों को लेकर नहीं जाना चाह रहा। सिंपल याद रखिए, सेट की एस। यानी कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एस प्रेस कर दूं तो माया को यह इंफॉर्मेशन मिल गई कि यह है इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जहां पर मुझे की फ्रेम को रिकॉर्ड करना है। ये जो मेरा यूजर है, ये की फ्रेमर है, ये की फ्रेम दे रहा है। इंटरमीडिएट फ्रेम आर्टिस्ट कौन है, वो माया है। की फ्रेम आर्टिस्ट कौन है, यूजर, यानी कि मैं, यानी कि आप। मैंने उससे यह कहा कि यहां पर मैं एस प्रेस कर रहा हूं, और एस प्रेस करूंगा तो तुम इस पोजीशन को रिकॉर्ड कर लो। टाइम क्या है, टाइम क्या है, 0 स्टार्ट। अब माया क्या करेगा, जैसे ही एस प्रेस करूंगा यहां पर रेड मार्किंग दे देगा। देखिए ये अब आपको रेड मार्किंग नजर आ रही है, उसने ये की फ्रेम रिकॉर्ड कर लिया, ये की फ्रेम मैंने दिया है। अब वो कहेगा दूसरी पोजीशन बताओ। अब मैं टाइम चेंज नहीं कर सकता हूं, यानी कि पहले मैंने पोजीशन दी जो मुझे चेंज करना था। पोजीशन है, चाहे रोटेट है, चाहे स्केल है, चाहे डिफॉर्मेशन है, चाहे डिस्टॉर्शन है, चाहे आपका मटेरियल के अंदर चेंज है, कोई भी चेंज है, वो चेंज पहले करनी है। तो हमने चेंज तो कर दिया, हमने इस ओरिजिन से ऑब्जेक्ट को लाकर यहां पर रख दिया सेलेक्ट करके, और उसके बाद हमने एस प्रेस कर दिया किस टाइम पर, 0 के ऊपर। अब दूसरा जो काम है वो ये है कि अब मैं पहले टाइम चेंज करूंगा। मैंने कहा भाई ये आप चले जाएं 48 फ्रेम तक। 48 फ्रेम का क्या मतलब हुआ, चूंकि मैं 24 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर काम कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, 2 सेकंड। और मैंने जब टाइम चेंज कर दिया उसके बाद मैंने पोजीशन को चेंज कर दिया। ये देखिए यहां पर रेड मार्क खुद ब खुद आ गया है। असल में ये आना नहीं चाहिए था, बल्कि मैं एक काम ये करता हूं कि ये जो आपको की नजर आ रही है राइट बॉटम के ऊपर प्रेफरेंसेस के साथ, ये है ऑटो की। जब आप एक की लगा लेते हैं तो उस एक की के लगने के बाद माया के समझ में आ जाता है कि अब अगर ये कुछ भी चेंज करेगा की खुद लगा दूंगा। तो मैं इसको अभी डिसेबल कर रहा हूं। उसकी वजह है, मैं ये चाह रहा हूं कि ये एस आप खुद प्रेस करें। अगर ये डिसेबल हुआ है, ऑटो नहीं हुआ है, तो मैं इसकी पोजीशन चेंज करूंगा
और अब मैं देखिए यहां पर रेड मार्क नहीं आया, और चूंकि ये डिसेबल हुआ हुआ है, और अब एस प्रेस कर दूंगा। तो अब मैं इसको प्ले करता हूं। अगर ना भी प्ले करूं तो मैं स्लाइड करके कर्सर को पीछे लेकर जाता हूं, तो देखिए फ्रेम 0 पर यहां है, फ्रेम 1 पर यहां, 2 3 4 5 6 7, और अब अगर मैं इससे चलाना शुरू करूं फ्रेम बाय फ्रेम, तो ये आपको चलता हुआ नजर आ रहा होगा, और हर फ्रेम जो है वो आपको टाइम लाइन के ऊपर भी नजर आ रहा है, जो कि इस वक्त चल रहा है। ये जो दो की फ्रेम्स हैं ये किसने दिए? ये तो दिए मैंने, यूजर ने या आपने। बीच के की फ्रेम्स की ब्रिज किसने बनाई? माया ने, या 3D सॉफ्टवेयर ने, या ब्लेंडर ने, या 3D स्टूडियो मैक्स ने। तो आपका जो इंटरमीडिएट की फ्रेम आर्टिस्ट है वो कौन हो गया? सॉफ्टवेयर। की फ्रेम आर्टिस्ट कौन है? आप। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए मैं प्ले करता हूं, रियल टाइम प्ले हो रहा है, ये 2 सेकंड में आया है एग्जैक्टली, ये याद रखिएगा। इस पोजीशन पे 2 सेकंड में आया है। हम इस एनिमेशन को दोबारा करते हैं। की फ्रेम को अगर आपको डिलीट करना है, आप यहां पर आइए की फ्रेम के ऊपर। अब आप देखिए मैं यहां पर कहीं पर भी हूं कर्सर पर, मेरे पास ये 2 की फ्रेम्स हैं। मैं इस कंट्रोल बॉक्स में गया, ये प्रीवियस की फ्रेम की है और ये फॉरवर्ड की फ्रेम का कंट्रोल है। तो मैं प्रीवियस करता हूं, देखिए यानी कि वो इससे पहले ढूंढेगा अगर कोई की फ्रेम है, वहां पर जाकर स्नैप कर देगा। देखिए एग्जैक्टली यहीं पर आ गया, इसीलिए मैं ये पहले नहीं बता रहा था आपको, क्योंकि की फ्रेम बनी नहीं थी। यहां पर आकर मैं राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया, क्या हुआ? चूंकि ये की फ्रेम खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट पुश हुआ और वापस चला गया। किधर? क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक ही की फ्रेम रह गया था, उसने ले जाकर वहां रख दिया, क्योंकि अब उसके पास और कोई रिकॉर्डिंग की फ्रेम की मौजूद नहीं है। मैं यहां पर आया, ये की फ्रेम दिया हुआ था, इस पर भी आकर मैंने डिलीट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया, अब यहां से एनिमेशन खत्म हो गई है, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट ही था, इसलिए ऑब्जेक्ट वहां से हिला नहीं। अब आप देखिए मैं दोबारा करता हूं, एस प्रेस किया, की फ्रेम आ गया यहां पर। अब आप चैनल बॉक्स को देखिएगा, ये सारी की सारी फील्ड्स यहां पर आपको रेड नजर आ रही हैं। इसका मतलब हुआ यह कि एस प्रेस करने से चैनल बॉक्स के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट जेड, रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जेड, स्केल एक्स, स्केल वाई, स्केल जेड, एंड इवन विजिबिलिटी, सब के सब पर, उन सारे एट्रीब्यूट्स पर, उन सारे चैनल्स के ऊपर की लग चुकी है। और वो ये रही, वो एक की है, उन सब के ऊपर लगी हुई है। अब मैं आगे गया, अब देखिए प्रोसेस क्या है। ऑब्जेक्ट को पोजीशन किया, उसके बाद एस प्रेस करके उस टाइम के ऊपर, जिस टाइम पर भी आपने रखना था, यहां पर 0 है, आपने एस प्रेस कर दिया। फिर आप टाइम चेंज करेंगे, आपने टाइम चेंज किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज लेकर आएंगे। इन दिस केस मैं इसकी पोजीशन में चेंज लेकर आ रहा हूं। और अब मैं फिर, जब मैं पोजीशन को मैंने कर लिया कंफर्म कि हाँ मुझे यहीं रखना था, मैंने एस प्रेस कर दिया। तो अब मेरे पास ये, मैं प्लेबैक कर रहा हूं, मेरे पास ये एनिमेशन हो गई। ये पहली एनिमेशन है जो कि हमने अभी इस वक्त माया पे की है, सिंपल तरीन एनिमेशन है। लेकिन अब आप इसके अंदर एक और चीज नोट कीजिएगा। आप नोट ये कीजिए कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां से मैंने रियल टाइम प्ले किया है, ये स्लो स्टार्ट हुआ है, फिर इसने अपनी स्पीड गेन की है, और फिर स्लो स्टॉप हुआ है। यानी कि पहले ये एक्सेलरेट हुआ है, फिर कांस्टेंट हुआ है, फिर डिसेलरेट हुआ है। यही रियल वर्ल्ड के अंदर होता है। ये चीज मैंने आपको की फ्रेम्स एंड इंटरमीडिएट फ्रेम्स इन एनिमेशन वाले वीडियो ट्यूटोरियल में बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में समझाई है। यानी कि जब मैं प्रेफरेंसेस में गया था, और प्रेफरेंसेस में आने के बाद मैंने एनिमेशन के ऊपर क्लिक किया था, तो यहां पर डिफॉल्ट इन टेंजेंट एंड डिफॉल्ट आउट टेंजेंट फ्लैट फ्लैट रखे हुए थे। अगर ये फ्लैट फ्लैट दोनों ना होते, या ये ऑटो ना होते, बल्कि ये लिनियर होते या स्प्लाइन होते, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैंने इसको रियल वर्ल्ड में रखा हुआ, यानी कि ये स्लो इन एंड स्लो आउट। अब अगर आपने मेरा प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन पार्ट 1 देखा हो, तो उसके अंदर स्लो इन एंड स्लो आउट को डिस्क्राइब किया गया है। ये एग्जैक्टली उसको, उस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये स्लो इन होगा एंड देन स्लो आउट होगा।
क्योंकि जो टेंजेंट्स हैं वो क्या हुए हुए, फ्लैट हुए हुए। आइए अब इस एनिमेशन को हम आगे लेकर जाते हैं, और अब मैं कहीं बीच में आता हूं, और मेरा अब ये ख्याल है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा सा हवा में भी जाए। तो मैं 48 फ्रेम्स के बिल्कुल बीच में अबाउट 24 फ्रेम्स के ऊपर आता हूं, और 24 फ्रेम्स पर मैं आकर इसको ऊपर ले जाता हूं। देखिए पोजीशन चेंज कर दी मैंने और एस प्रेस कर दी। अब एक और की फ्रेम आ गया। अब माया को पता चल गया 24 में यहां नहीं रहना है, इंटरपोलेट नहीं करना। अब इंटरपोलेट कहां से कहां तक करेगा, 0 से लेकर 24 तक। इस की फ्रेम तक पहुंचना है उसने, क्योंकि वो आपने दिया है। और फिर 24 से 48 तक। अब आप देखिए, मैं प्ले करता हूं, ये देखिए, यानी कि ये यहां पर आया, इस की फ्रेम को उसने मीट किया, जहां आपने पोजीशन रखी थी हर हाल में यहां आएगा और वापस आया। अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं ये वाला की फ्रेम मैं डिलीट कर दूं, मैं यहां पर आऊंगा टाइमलाइन पे। अगर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं तो मैं इस कंट्रोल पर जाकर स्नैप प्रीवियस की फ्रेम कर दूंगा। देखिए एग्जैक्टली वहीं आ गया, राइट क्लिक करूंगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा। वापस देखिए वो की फ्रेम खत्म हो गया, फिर वो इंटरपोलेशन के ऊपर आ गया है और ब्रिजिंग कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, वो ये देख रहे हैं कि ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल सब एनिमेट हुआ हुआ इस वक्त, सब पर कीज लगी हुई है। लेकिन देखिए चेंज जो है ना वो सिर्फ ट्रांसलेट एक्स में आ रहा है, क्योंकि ये था एक्स एक्सिस। बाकी जो ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट जेड या रोटेट एक्स वाई जेड या स्केल एक्स वाई जेड है, उनमें चेंज कोई नहीं आ रहा, कीज दोनों में लगी हुई है। यानी कि स्टार्ट में भी लगी हुई है, एंड पे भी लगी हुई है। चेंज आ नहीं रहा कोई, क्योंकि उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। यहां पर ट्रांसलेट एक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है। -11.665 से कहां पहुंच गई ये वैल्यू, 7.253 तक, यानी कि इसके अंदर चेंज आया है। अब फर्ज कीजिए कि मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पर रखकर, यहां मैंने एस तो किया हुआ है इसको, तो वो तो मेरे पास रोटेशन के ऊपर भी सारी कीज लगी हुई है, ट्रांसलेशन पे भी लगी हुई है, स्केलिंग पर भी लगी हुई है। मैं इस फ्रेम पर वापस आया जो कि मेरा 48 फ्रेम था, और अब मैंने क्या किया कि एक तो ये इसकी पोजीशन हो गई। अब मैंने ई प्रेस किया और मैंने इसको यहां पर रोटेट कर दिया। जितना मैं रोटेट कर रहा था, देखिए रोटेट वाई हो रहा है इस वक्त, इसलिए उसी की वैल्यू चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आकर एब्सोल्यूट वैल्यू रख देता हूं 270। ये मैंने कर दिया, और अब मुझे एस प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए माया के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। आपने जो ये इंफॉर्मेशन दी थी वो पोजीशन की दी थी, रोटेशन की नहीं दी थी। आपने पोजीशन के देके एस प्रेस कर दिया था। आपने रोटेशन की नहीं दी थी। अगर दोनों साथ दे देते और साथ देने के बाद एस प्रेस करते, दोनों को रिकॉर्ड करता। लेकिन अगर नहीं दिए तो पोजीशन की देके एस प्रेस कर दिया, फिर रोटेशन की देके दोबारा एस प्रेस कर दिया। जैसे ही एस प्रेस किया तो अब आप ये देखिए, अब उसके पास क्या आ गया है, उसके पास पोजीशन भी आ गई है और उसके पास रोटेशन की भी इंफॉर्मेशन आ गई कि फ्रेम 0 के ऊपर जो रोटेशन है वो 0 होगी वाई एक्सिस पे, और ट्रांसलेट एक्स पर जो पोजीशन है उसकी वैल्यू -11.665 है। और अब अगर मैं फॉरवर्ड की फ्रेम स्नैप करूं तो इस वाले की फ्रेम के ऊपर ट्रांसलेट एक्स की पोजीशन 7.253 होगी और रोटेट वाई की रोटेशन जो है वो 270 डिग्री होगी। ये उसने रिकॉर्ड कर लिया। अब आपके पास ये एनिमेशन दोनों सूरतों में मौजूद है। आइए एक और चीज करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमें मालूम है यहां पर हमने एस प्रेस किया था, तो एस का क्या मतलब है, जितने भी एट्रीब्यूट्स चैनल बॉक्स में मौजूद हैं सबके ऊपर की लगा दो। तो सब पर तो लगी हुई है, यानी कि फ्रेम 0 के ऊपर तो लगी हुई है। हम फिर फॉरवर्ड स्नैप की फ्रेम के ऊपर जाके इसको यहां ले आते हैं, और यहां पर लाने के बाद अब मैं स्केल की वैल्यू को चेंज कर देता हूं। मैं चाहूं तो यहां से एब्सोल्यूट चेंज कर सकता हूं, अदरवाइज मैं यहां पर आर प्रेस करता हूं और इसकी वैल्यू को मैं कम कर देता हूं। कर दिया। लेकिन अब मुझे, मैंने पोजीशन के लिए एस प्रेस किया हुआ था, मैंने रोटेशन के लिए एस प्रेस किया हुआ था, अब मुझे स्केल के लिए भी एस प्रेस करना पड़ेगा। ये मैंने कर दिया। तो अब आप देखिए ये मेरे पास अब स्केल भी हो रहा है और मेरे पास रोटेट भी हो रहा है और ये मेरे पास मूव भी हो रहा है। तो गाइज अभी हम इतना ही रखते हैं इसको।
ये काम आप लोग कर देखिए। फिर मैं उसके बाद इंडिविजुअल चैनल्स के ऊपर आऊंगा एट्रीब्यूट के, और मैं और बहुत सारी चीजों को आप लोगों को दिखूंगा। ये बेसिकली एनिमेशन का इंट्रोडक्शन था, और इस तरह से आप कीज को लगा सकते हैं अपने टाइम स्लाइडर को, टाइम लाइन को, और अपने प्रेफरेंसेस को सेट कीजिए और एस प्रेस करके कीज लगाइए और देखिए फ्लैट टेंजेंट के साथ स्लो इन एंड आउट और प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन को ये फॉलो कर रहा है या नहीं। आप बीच में भी इंटरमीडिएट की फ्रेम्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आकर W प्रेस करके इसको यहां रख दूंगा, और अब मैं फिर दोबारा से S प्रेस कर दूंगा तो उसने पोजीशन की एक की ले ली। उसके बाद मैं यहां आऊंगा और यहां पर कहीं किसी भी फ्रेम के ऊपर जाकर मैं इसको यहां लाकर रख देता हूं और S प्रेस कर देता हूं। तो देखिए इंटरमीडिएट, अब ये इंटरमीडिएट फ्रेम जो है वो ये बन गए हैं। बीच में क्या है, ये सारे के सारे की फ्रेम्स हैं। मैं प्ले करता हूं तो ये देखिए स्केल वो स्टार्ट से ही हो रहा है और पोजीशन वो चेंज कर रहा है, और आपके पास ये एक बड़ी सिंपल सी एनिमेशन जो है वो हो रही है। तो गाइस जरा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे मालूम है, हो सकता है आप ये देखिए, मैं आपको एक बात अभी बता देता हूं। कैरेक्टर एनिमेशन जो है ना, वो वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये प्री रेक्विजिट्स हर हाल में करना जरूरी है। ये जनरल एनिमेशन है, आपने प्रोडक्ट एनिमेशन भी करनी है और भी बहुत सारी चीजें, और इवन कैरेक्टर्स के साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एनिमेट हो रहे होते हैं, सेकेंडरी एनिमेशन होती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एनिमेशन एंड एवरीथिंग। इस चीज को देखिए गाइस, फिर आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। इंट्रोडक्शन टू एनिमेशन के बाद मैं अब एनिमेशन की सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। 5-6 ट्यूटोरियल्स जो है वो इसके ऊपर जाएंगे इन सीक्वेंस। और याद रखिएगा कि ये ब्लेंडर के लिए भी इक्विवेलेंट है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट, टेक्निकली, साइंटिफिकली एंड आर्टफुली यही कॉन्सेप्ट ब्लेंडर में यूज होने हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं पढ़ाई आप लोगों को इस तरह से रहा हूं कि आप चाहे ब्लेंडर का ट्यूटोरियल देखें चाहे माया का देखें, कॉन्सेप्ट आपका एक ही लगेगा और आप लोगों को बहुत आसानी होने वाली है। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।